गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन को फिनिश करने के बाद हम लिए थे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। इनका प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पहले डिस्कस कर लिया था। और लास्ट अपना चल रहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। यस, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, इसके बारे में अपने को यहाँ डिस्कस करना है, जिसमें आपको मैं बताऊं कि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रिएक्शन बनाई थी। ए ग्रुप था OH बंध के वियोजन की अभिक्रियाएं, बी था CO बंध के वियोजन की अभिक्रियाएं, और सी था COOH समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे COOH समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं। COOH की रासायनिक अभिक्रियाएं। बच्चों, COOH की अगर रासायनिक अभिक्रिया में बात करें तो इसमें पहला अपचयन कंप्लीट कर लिए थे। पहला क्या कंप्लीट कर लिए थे? अपचयन। और दूसरा हम पढ़ने वाले थे विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण, यस, इसको कहते हैं इंग्लिश में डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और विकार्बोक्सिलीकरण जो करना है, यानी इसमें से CO2 को हटाना है। CO2 को हटाने के लिए यहां दो मेथड काम में ली जा रही हैं। विकार्बोक्सिलीकरण सोडा लाइम द्वारा, विकार्बोक्सिलीकरण सोडा लाइम के द्वारा। अपने दिमाग में पहले चीजें आती है कि सोडा लाइम क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप बताते हैं सोडा लाइम क्या है। बच्चों, सोडा लाइम होता है NaOH एंड CaO का मिश्रण। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH एंड CaO का मिश्रण, और इसमें ये 3:1 में होता है। ठीक है, ये होता है सोडा लाइम। तो हम क्या कह सकते हैं? NaOH तथा CaO के 3:1 में मिश्रण ही सोडा लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडा लाइम। NaOH तथा CaO के 3:1 में मिश्रण ही सोडा लाइम कहलाता है। पता चल गया सोडा लाइम क्या है। ये सोडा लाइम क्या करेगा? अब विकार्बोक्सिलीकरण करेगा। देखो, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके ऊपर लिख दिया सोडा लाइम, यानी NaOH एंड CaO। इसके साथ में गर्म करते हैं, COOH, इसको सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं, तो यहां बनता है RH, और यहां से चली जाती है CO2। ये CO2 जो है वो निकलती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो हटती है
Na2CO3 के रूप में, और ये बन गया एल्केन। क्या बन गया ये? एल्केन। तो बच्चों यहाँ CO2 का हटना क्या कहलाता है? विकार्बोक्सिलीकरण। बहुत अच्छी रिएक्शन है ये कंपटीशन के हिसाब से भी। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि कहीं भी कार्बोक्सिलिक समूह है और वहाँ आपने सोडा लाइम ले लिया और उसको सोडा लाइम के साथ गर्म किया तो यहाँ से CO2 चली जाती है और ये H इसके साथ जुड़ जाती है, ये बन गया एल्केन। और ये जो CO2 जाती है वो चली जाती है Na2CO3 के रूप में। इस तरीके से ये एल्केन बनता है। सर ऐसे कैसे हटा देते हैं? ऐसे हटा देते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और मुझे पता है कि सोडा लाइम में NaOH है, तो फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस रिएक्शन। ये H देता है और ये क्या देता है? OH। इसके H और इसके OH के मिलने से ये बनता है RCOONA, लवण बन जाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। यहाँ का H इसके OH के साथ चला गया, -H2O चला गया और ये लवण बन गया। इस H2O को ये कैल्शियम का ऑक्साइड ये ले जाता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे फिर कौन आएगा? क्योंकि NaOH आधिक्य में रहता है एक तरीके से, मतलब कि ज़्यादा अनुपात में है, तो फिर यहाँ से ये हटता है Na2CO3। यस, यहाँ से हट जाता है Na2CO3 और ये बन जाता है RH, Na2CO3। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रिजल्ट ये ध्यान रखना कि जो सोडा लाइम है वो कार्बोक्सिलिक समूह में से CO2 को हटा देता है। बच्चों, लाइट जाने से कुछ डिस्टर्ब हो गया था, अब वापस लाइट आई है, फिर अपन काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये बता रहा था कि यहाँ विकार्बोक्सिलीकरण जो हो रहा है सोडा लाइम के द्वारा, तो इस रिएक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaOH है, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होने से इसमें से H2O चला जाएगा और यहाँ RCOONA बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से इस H2O को ये कह देते हैं कि भाई COA के साथ चला जाएगा, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये इसके साथ Na2CO3 हट जाता है और ये बन जाता है एल्केन। ये मैकेनिज्म नहीं है, रियल मैकेनिज्म नहीं है, रिएक्शन है। आपको 12th बोर्ड में इतना ध्यान रखना है कि सोडा लाइम दे रखा है, CO2 को हटाना है बस। बोर्ड में क्या ध्यान रखना है? क्या दे रखा है आपको? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम दे रखा है, आपको CO2 हटानी है। ठीक है, अगर इसकी क्रियाविधि देखें तो देखो मैकेनिज्म क्या है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखेंगे जो आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, मन संतुष्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ से माइनस कौन चला जाता है? H2 और लवण बनता है। लवण बन गया COONA, ये बन गया। अब हम यहाँ सीधा क्या करते हैं? Na2CO3 हटा देते हैं, पर रियल में होता क्या है? यहाँ आता है OH माइनस और वो OH माइनस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और वो OH माइनस यहाँ अटैक करता है। यहाँ अटैक करने से ये बन गया O माइनस ONA और यहाँ OH। अब ये जो है ये वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, वापस से आएगा, तो अब ये नहीं हटेगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है। तो यहाँ बन जाता है एक तो
R पर माइनस, दूसरा HO C डबल बॉन्ड O ONA, ये बन गया। अब इसमें क्या है कि इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन है, तो H प्लस का स्थानांतरण इस पर हो जाता है। H प्लस का स्थानांतरण हो जाता है तो ये बन जाता है RH और ये बन जाता है O माइनस COONA। और मुझे पता है कि विलयन में सोडियम आयन पड़े हैं क्योंकि OH माइनस काम में आ गया था, तो ये क्या बना लेगा RH प्लस Na2CO3, क्या बन गया ये एल्केन। देखो रिएक्शन को समझ में आ रही होगी अच्छे से। रियल में मैकेनिज्म यही होती है, इसमें कार्बन पर जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है कि नहीं, वो उतना ही कम स्थायी होगा। अगर इस नेगेटिव को स्टेबिलिटी मिलती है तो वहाँ डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से होता है। इसका यूज कॉम्पिटिशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास बच्चे कह रहे थे सर ऐसे कोई रिएक्शन होती है क्या, तो इसकी रियल मैकेनिज्म ऐसे होती है और यहाँ कार्ब ऋणायन बनता है। कार्ब ऋणायन, और कार्ब ऋणायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही आसानी से होगा। इस पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है तो वहां पर CO2 आसानी से हट जाएगी। ये था सोडा लाइम के द्वारा डीकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। इसमें आगे और चलते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ मेरे पास CH3 COOH, नाम है बच्चों एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ सोडा लाइम दे रखा है NaOH CaO, गरम कर दिया, गरम कर दिया तो यहाँ से कौन चली जाएगी CO2। बस आपको यही बनाना है। प्रोडक्ट कौन बन गया मेथेन। CO2 किस रूप में जाएगी Na2CO3। आप तो सोडा लाइम देख लेना, जहां दे रखा है CO2 को हटाना है, ये CO2 को हटाना है। और एग्जाम्पल देखो आप, क्या दे रखा है NaOH एंड CaO, गरम किया, कौन जाएगा CO2 जाएगी, कौन जाएगा CO2। क्या बन गया बेंजीन, प्लस चला गया Na2CO3, यस। तो आपको तो क्या करना है, सोडा लाइम को देखते ही CO2 को हटाना है, CO2 को हटा के और फिर हाइड्रोकार्बन बना देना। CO2 जो जाएगी वो Na2CO3 के रूप में जाएगी। इस तरीके से अपने पास जो है ये रिएक्शन से आती है भाई, ठीक है। इसमें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है जितना COOH है सब में से CO2 हटेगी। देखो कैसे, यहाँ CH2 ले लो, CH2COOH दे दिया, क्या NaOH CaO, गरम कर दो। सोडा लाइम क्या करता है CO2 को हटाता है, यहाँ से CO2 हटा दो, यहाँ से CO2 हटा दो,
बन गया। CO2 की जाती है H, यहाँ जाएगी, ये CH3 बन गया। साथ में क्या हट गया यहाँ से, Na2CO3। जो CO2 हटती है वो किस रूप में हटती है, वो हटती है Na2CO3 के रूप में। बन गया। तो इस तरीके से विकार्बोक्सिलीकरण किसके द्वारा पढ़ा था हमने, सोडा लाइम के द्वारा। ठीक है, तो CO2 समूह की रासायनिक अभिक्रिया में पहला था अपचयन, दूसरा था विकार्बोक्सिलीकरण सोडा लाइम के द्वारा, फिर होगा विकार्बोक्सिलीकरण, फिर होगा विकार्बोक्सिलीकरण, और वो होगा कोल्बे विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, यस। हम पढ़ रहे हैं COOH समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं। कोल्बे विद्युत अपघटन के द्वारा, कोल्बे वैज्ञानिक है, उसने विद्युत अपघटन करवाया। कोल्बे विद्युत अपघटन के द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण अच्छी रिएक्शन है। अगर विद्युत अपघटन की बात करें तो होता क्या है, जिस पदार्थ का विद्युत अपघटन करना होता है, ठीक है, जिस भी पदार्थ का विद्युत अपघटन करना होता है उसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक एनोड लगता है, एक कैथोड लगता है, उसमें करंट फ्लो करवा देते हैं, उसका अपघटन हो जाता है, वो बोला जाता है विद्युत अपघटन। ठीक है, ऐसा किया कोल्बे ने। कोल्बे ने क्या किया देखिए आप, कोल्बे ने कहा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन NaOH या KOH के साथ होती है तो यहाँ से H2 हो जाता है। भाई एसिड बेस रिएक्शन तो होगी ना, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, H देने वाला, NaOH क्या है, OH देने वाला। तो यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा OH, H2 चला गया तो ये क्या बन गया, RCOONA, ये प्लस है और ये माइनस है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। अगर आप यहाँ KOH लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का आप विद्युत अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में कहा था एक एनोड होता है, दूसरा होता है कैथोड। यस, विद्युत अपघटन में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, अब एनोड जो है उस पर कौन जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट, जैसे RCOO माइनस चला गया, और कैथोड वाले पर जाएगा Na प्लस। भाई आयनों का स्थानांतरण हो जाएगा। जब भी आप विद्युत अपघटन करवाएंगे तो एनोड पर ऋणावेशित स्पीशीज और कैथोड पर धनावेशित स्पीशीज गमन करेंगे। अब एनोड पर जाकर क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन देगी, वहां क्या देगी, इलेक्ट्रॉन। देखो इस ऑक्सीजन के पास ऐसा सीन है और ऐसा सीन है, इसलिए इस पर क्या आ रहा है, माइनस। इसमें से क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन।
यहाँ यह एक अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया। तो जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये उदासीन हो गया। उदासीन में देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। फिर से सुनो आप, इस पर माइनस है, मतलब देखो बच्चों, ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया इसलिए नेगेटिव आया है, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव चला गया। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने से एक अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया, मतलब फ्री रेडिकल बन गया। इस फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल में से यहां समान से विखंडन होता है, यहां से, और समान से विखंडन से एक इलेक्ट्रॉन यहां आता है और एक यहां आता है। जब यहां आता है, यह इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये दोनों मिलकर CO2 बना लेते हैं और वो CO2 हट जाती है, और ये R पर आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। अब ये मुक्त मूलक जो बनता है, R मुक्त मूलक, दूसरे मुक्त मूलक का इंतजार करता है, और ये दो मुक्त मूलक आकर एल्केन बना लेते हैं। इस तरीके से दो मुक्त मूलक आएंगे और वो क्या बना लेते हैं, R और R, यानी एल्केन। एल्केन बना लिया। बात समझ में आ रही होगी। सर ये दो R कहाँ से आए? अरे मैं जब ये दो ले लूँगा मॉलिक्यूल तो दो CO2 चले जाएंगे, दो R मिल जाएंगे। जब ये दो लूँगा तो मेरे को ये भी दो लेने पड़ेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसका मतलब है कि मेरे को ये दो मॉलिक्यूल लेने पड़ रहे हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल कब बनेंगे? जब इसके दो मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से भी क्या, दो H2 चले जाएंगे। जब ये दो H2 चला गया तो यहाँ दो सोडियम मिलेगा। पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको R समझना है तो। और आप डायरेक्ट समझ में आ गया कि R मुक्त मूलक बहुत सारे बनेंगे। जब अभिक्रिया होती है तो बहुत सारे मुक्त मूलक बनते हैं, कोई भी दो मुक्त मूलक मिल जाते हैं। तो ये मुक्त मूलक आपस में मिलेंगे तो एल्केन बना लेंगे। ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो कैथोड पर जाकर क्या लेगा, ये इलेक्ट्रॉन। कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो वहाँ से एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये बन जाएगा Na, कितना, 2। और उस विलयन में पानी है, सोडियम बन गया है। तो ये जो सोडियम है वो पानी में क्या करेगा, आग लगा देगा, मतलब उसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा भाई। तो यहां से ये जो सोडियम है ये इस H2 के साथ रिएक्शन करता है, और अपने को पता है जो सोडियम है वो H2 से रिएक्शन करता है, तो यहां बनता है NaOH, साथ में हट जाती है हाफ H2 हट जाती है हाफ H2, ये NaOH साथ में क्या, हाफ H2। अगर मैं ये दो सोडियम लेता हूं, दो H2 लेता हूं, तो मेरे पास दो NaOH बनेगा और एक H2 निकल जाएगी। तो इन दोनों की रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा NaOH, कितना, 2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस तरीके से एनोड पर क्या मुक्त हुआ, एनोड पर मुक्त हुआ है एक तो CO2, एनोड पर मुक्त हुआ है क्या, एल्केन। कैथोड पर हाइड्रोजन NaOH, ये मिला। बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहाँ देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण अपन कोल्बे विद्युत अपठन के द्वारा करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, देखो इसमें लिखना क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण का विद्युत अपठन किया जाता है तो एनोड पर CO2 तथा हाइड्रोकार्बन मुक्त होते हैं,
तथा कैथोड पर NaOH तथा H2 मुक्त होते हैं। इसे कोल्बे विद्युत अपघटन कहा जाता है। लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुन लो एक बार। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका ये क्या बन गया, सोडियम लवण। आप इसका पोटेशियम लवण भी ले सकते हैं या K+ भी। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो एनोड पर CO2 तथा एल्केन मुक्त होता है, जबकि कैथोड पर NaOH तथा H2 मुक्त होते हैं। इसे कोल्बे विद्युत अपघटन कहते हैं। ये समझ में आ जाना चाहिए। आगे चलो। फिर सुना देता हूँ क्या, कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो एनोड पर CO2 तथा एल्केन मुक्त होते हैं, जबकि कैथोड पर NaOH तथा H2 मुक्त होते हैं। इसे कोल्बे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें CO2 हट रही है, एक तरीके से इसमें CO2 हट रही है, और CO2 का हटना विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। समझे बात? CO2 का हटना क्या कहलाता है, विकार्बोक्सिलीकरण। अब एक क्वेश्चन करते हैं। प्रोपेनोइक, देखो प्रोपेनोइक अम्ल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम प्रोपेनोएट। तो हम कह सकते हैं कि जब सोडियम प्रोपेनोएट का विद्युत अपघटन, यहाँ कोल्बे नहीं लिखा तो भी वही होने वाला है, और कोल्बे लिख दिया तो भी वही होने वाला है। जब सोडियम प्रोपेनोएट का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड तथा कैथोड पर मुक्त होने, जब सोडियम प्रोपेनोएट का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड तथा कैथोड पर मुक्त होने वाली प्रजाति है या मुक्त होने वाले यौगिक बताइए। ठीक है बच्चों, देखो जब यहाँ प्रोपेनोइक एसिड होगा तो ही यहाँ सोडियम प्रोपेनोएट बनेगा। ठीक है, यानी सोडियम प्रोपेनोएट ऐसा है, ये सोडियम प्रोपेनोएट है, और इसका आप क्या कर रहे हो, विद्युत अपघटन। क्या कर रहे हो आप, इसका विद्युत अपघटन कर रहे हो। तो विद्युत अपघटन करेंगे तो देखो जली हुई ले लेते हैं, तो होगा क्या, ये जो R है, ये R है, R से R जुड़ रहा है, तो यहां पर ये बन जाएगा CH3 और इसके साथ में कौन आएगी, CO2 प्लस CO2। तो ये कहानी तो किस पर आई है, एनोड। और ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaOH प्लस क्या हट जाएगी, हाफ H2। तो ये किस पर आ गए भाई, कैथोड पर।
आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रोपेनॉइड दिया गया है, तो आप क्या लेंगे, CH3CH2 प्रोपेनोइक एसिड लेंगे। प्रोपेनोइक एसिड से क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइट, सोडियम प्रोपेनोइट। इसका विद्युत अपठन करेंगे तो यहाँ R की जगह क्या रहेगा, ये रहेगा। यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा, ये रहेगा। और यहाँ देखो आप CH3, ये मुक्त मूलक रहेगा, और ये दो मुक्त मूलक मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। यानी आपको रिजल्ट क्या करना है, आपको रिजल्ट करना है कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम कार्बोक्सिलेट जो दे रखा है उसमें ये वाला पार्ट है, इसको 2 बार करना है, इस वाले पार्ट को 2 बार लिखना है, और उसके साथ CO2 है तो उसी के साथ CO2 हटनी है, और NaOH में जाएगा, साथ में हाइड्रोजन हटेगी। तो इस तरीके से जब सोडियम प्रोपेनोइड का विद्युत अपठन किया जाता है तो एनोड पर मुक्त होने वाली हाइड्रोकार्बन कौन सी हो गई भाई, एनोड पर मुक्त होने वाली हाइड्रोकार्बन हो गई ब्यूटेन। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कोल्बे विद्युत अपठन मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा होता है, मुक्त मूलक बन रहे हैं। इस तीसरी रिएक्शन को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, कोल्बे विद्युत अपठन को ही। देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया, जब सोडियम प्रोपेनोइट तो यहां पर कर दिया सोडियम इथेनोइट। सोडियम एथेनोइट का विद्युत अपठन किया जाता है तो एनोड तथा कैथोड पर मुक्त होने वाले क्या होंगे। तो अब यहां पर क्या ले लिया भाई, यहां ले लिया CH3, और जल यहां पर है ही, जल तो एक्वस विलयन लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको 2 बार जोड़ना है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब प्रोडक्ट बनेगा CH3 प्लस 2 बार, फिर उसी के साथ कौन निकलेगी CO2, Na इसके साथ क्या बनाएगा OH, और यहां से कौन निकलेगी हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा। तो हाइड्रोजन एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं कि कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही है, तो कैथोड पर निकल रही है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर कौन सी निकल रही है CO2 गैस और हाइड्रोकार्बन गैस। यानी यहां हाइड्रोजन अभी तक नहीं निकली है, हाइड्रोजन कहां निकली है, कैथोड, लेकिन आपने सोडियम फॉर्मेट ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम फॉर्मेट। अगर आपने सोडियम फॉर्मेट लिया है तो देखो मैंने कहा था ना COONA के पास में जो जुड़ा हुआ है वो एनोड पर जाएगा, और H और H जुड़कर क्या बना लेंगे H2, इसके साथ कौन जाएगा CO2, और ये Na इसके साथ बना लेगा NaOH, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन। तो ये वाला पार्ट किस पर आया, एनोड पर आया, और ये किस पर आया, कैथोड पर आया। तो मैं कह सकता हूं कि यहां अगर आपने सोडियम फॉर्मेट लिया है, सोडियम फॉर्मेट लिया है, अगर आपने सोडियम फॉर्मेट लिया है तो एनोड तथा कैथोड दोनों पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, एनोड तथा कैथोड दोनों पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बात समझ में आ गई, यस। तो इस तरीके से ये सोडियम फॉर्मेट की कहानी है, क्लियर। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है जिसमें 2 का मिश्रण ले लेता है, जैसे सोडियम इथेनोइट तथा सोडियम प्रोपेनोइट दोनों का मिश्रण ले लिया, और मिश्रण लेने पर क्या बनेगा,
उसको अपन लेकर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, जब सोडियम इथेनॉइड तथा सोडियम प्रोपेनोएट का मिश्रण, ये नीट में और आईआईटी जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना कुछ बताया जा रहा है। जब सोडियम इथेनॉइड तथा सोडियम प्रोपेनोएट का मिश्रण लेकर कॉल्बे विद्युत अपघटन किया जाता है तो मुक्त किस पर? एनोड पर। तो एनोड पर मुक्त होने वाले हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होंगे? देखो उसने क्या किया, अब दो का मिश्रण लिया है। क्या ले लिया? CH3COONA सोडियम इथेनॉइड प्लस लिया है सोडियम प्रोपेनोएट। दोनों के जलीय विलयन का आपने क्या करवाया है? विद्युत अपघटन। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहां से ये वाला जो पार्ट है वो बनाता है CH3 मुक्त मूलक और ये बनाएगा CH3CH2 मुक्त मूलक। ठीक है, अब हम ऐसा माने अगर हम ऐसा माने कि केवल ये अकेला ही होता, ये वाला, तो ऐसे मुक्त मूलक बनते बहुत सारे, और ऐसे मुक्त मूलक बनते तो ये दो बार मिलता तो क्या बनता? CH3CH3। अगर मैं इसी का विद्युत अपघटन करवाता, इसी के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाता तो मेरे को एथेन मिलता, और अगर मैं इसी का विद्युत अपघटन करवाता तो ये मुक्त मूलक बनते और ये जुड़कर ब्यूटेन बनाता, ये बनाता। लेकिन जब दोनों का मिश्रण है तो एक संभावना और बन गई, क्या? कि इसका ये वाला मुक्त मूलक इसके साथ मिल जाए। या मुक्त मूलक बनते हैं, जब इसी का मुक्त मूलक इसी के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा, इसी का मुक्त मूलक इसी के साथ मिलेगा तो वो बन जाएगा, लेकिन इसका मुक्त मूलक इसके साथ मिल गया तो फिर ये भी मिलेगा। तो इसमें एनोड पर मुक्त होने वाले हाइड्रोकार्बन ये होते हैं, इनका मिश्रण एनोड पर मुक्त होता है। साथ में जो CO2 हट रही थी वो तो हटेगी। CO2 हटेगी एनोड पर, कैथोड पर ये हटेंगे। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण, दो रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोडा लाइम के द्वारा, और दूसरा था कॉल्बे विद्युत अपघटन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में क्वेश्चन देती हैं। तो इसको अपन यहाँ फिनिश करते हैं। इसके बाद देखिए जो सी पार्ट था, COOH समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं, वो फिनिश हो जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ले आएंगे डी ग्रुप की अभिक्रियाएं, यानी कार्बोक्सिलिक समूह में R के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। इसको समझना आप, है ना, जितना NCERT में है उससे बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ बता दिया है। वो इसलिए बताया कि कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से बनता है। ठीक है बच्चों, तो अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।